मेरे प्रिय छात्रों, आपका क्लास 10th के नियंत्रण एवं समन्वय पाठ 7 के भाग 4 में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाग 4 देखने से पहले आप भाग 1 से लेकर भाग 3 अवश्य देख चुके होंगे, उसका नोट्स बना चुके होंगे, उसका फेयर बना चुके होंगे। भाग 3 में हम लोग मध्य मस्तिष्क तक पढ़े थे, अब पश्च मस्तिष्क से हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। भाग 4 शुरू करते हैं। पश्च मस्तिष्क का कार्य। पश्च मस्तिष्क जो है वह सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है, यानी पश्च मस्तिष्क में ही सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। ऐच्छिक क्रिया का मतलब वो क्रिया जिसको हमको सोचना पड़ता है कि यह काम हो रहा है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। जैसे टहलना में एक पैर हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर दूसरा पैर के लिए सोचते हैं आगे बढ़ाना है। बोलना, हाथ हिलाना, ताली बजाना आदि, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, इनको हमको सोचना पड़ता है दिमाग से, तो इनका नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में होता है। इन क्रियाओं में आगे क्या करना है यह सोचना पड़ता है। फिर से हम लोग समझते हैं पश्च मस्तिष्क का कार्य। पहला कार्य है सभी ऐच्छिक क्रियाएं यहाँ से नियंत्रित होती हैं, जैसे टहलना, बोलना, हाथ हिलाना, ताली बजाना आदि। इन क्रियाओं में आगे क्या करना है यह सोचना पड़ता है, तो इन क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में होता है। इसका दूसरा कार्य शारीरिक हाव भाव, शारीरिक संतुलन यहाँ से नियंत्रित होते हैं। शारीरिक हाव भाव तथा शारीरिक संतुलन पश्च मस्तिष्क में नियंत्रित होते हैं। जैसे कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बातचीत करना है, ये सब जो बातें हैं पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। नंबर 3, सभी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, हमारा दिल धड़कता रहता है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। खांसी आना, श्वसन, सांस लेना पर नियंत्रण या पाचन, हम लोग भोजन तो कर लेते हैं परंतु उसका पचना है कि नहीं पचना, इस पर हम नियंत्रण नहीं करते हैं। यह अनैच्छिक क्रिया है, यह अपने आप स्वतः होती रहती है। तो ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है। अब इसमें पढ़ाई खत्म हो रहा है। अब इस टॉपिक में बुक में जो रीडिंग बच गया था उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यह कहता है ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानीपूर्वक रक्षा भी करनी होती है। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर जल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरु रज्जु की रक्षा करती है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो पीछे रीढ़ की जो हड्डी है वह गोल गोल जो दिखाई देती है, उस हड्डी के भीतर एक मांसल संरचना है जिसको हम लोग मेरु रज्जु कहते हैं। अब आगे पढ़ाता है कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे। यह कैसे सूचना एकत्र करता है, इसे शरीर में भेजता है और सूचनाओं को संसाधित करता है। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और एक तक त्रिज्या के लिए निर्णय को संवाहित करता है। इसे पुनः पढ़ते हैं। और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करता है। दूसरे शब्दों में जब क्रिया या गति संपन्न होती है, पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है। कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारण है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेश की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए, जब हमने कक्षा 9 में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब भिन्न प्रकार की पेशियां जैसे ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां थीं। अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि टॉपिक 1 की पढ़ाई हम समाप्त कर चुके हैं, बुक का रीडिंग भी समाप्त कर चुके हैं
अब इसके अंदर कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, उन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहले पुस्तक से प्रश्न 1 को रीडिंग करते हैं। प्रश्न 1 है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? प्रश्न 1 का उत्तर देने से पहले हम यह समझना चाहेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया वह है जो उद्दीपन के तुरंत बाद घटित होती है, मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसका मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि टहलना एक ऐच्छिक क्रिया है, यह मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। चलिए अब इसका अंतर हम लोग पढ़ते हैं। लिख देंगे प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में अंतर, बीच में लाइन खींच देंगे, एक तरफ प्रतिवर्ती क्रिया लिख देंगे, एक तरफ टहलना लिख देंगे। अब अंतर करेंगे, लिखेंगे यह 1 नंबर में, यह एक अनैच्छिक क्रिया है, इसमें लिखेंगे यह ऐच्छिक क्रिया है। 2 नंबर में, यह मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, इसमें लिखेंगे यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। 3 नंबर में लिखेंगे आगे क्या करना है इसमें नहीं सोचा जाता है, इसमें लिखेंगे आगे क्या करना है इसमें सोचा जाता है। प्रश्न 1 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथन सिनेप्स में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हम जानते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो अंतर्ग्रंथन होता है, सिनेप्स होता है, उसमें क्या होता है? देखिए इसका उत्तर हम लोग देंगे कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन में रसायन होते हैं जो पहले तंत्रिका कोशिका से संवेग को ग्रहण कर लेते हैं और दूसरे तंत्रिका कोशिका को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। इसका उत्तर होगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतर्ग्रंथन में रसायन होते हैं जो पहले तंत्रिका कोशिका से संवेग को ग्रहण कर दूसरे तंत्रिका कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अभी हमने मस्तिष्क के कार्य को पढ़ा, इसमें हमने पश्च मस्तिष्क में पढ़ा कि यह शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, माने कार्य करता है। तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में, पश्च मस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अब क्वेश्चन नंबर, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर, अगरबत्ती, देखिए जब कोई अगरबत्ती जलती है तो वायु में विसरण प्रक्रिया द्वारा उसकी गंध हमारी नाक तक आ जाती है। नाक में घ्राणग्राही तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनकी द्रुमिकाओं की विशेष आकृति होती है जो उस गंध को ग्रहण कर लेते हैं और कोशिका काय तक भेज देते हैं। इस प्रकार गंध की सूचना तंत्रिका कोशिकाओं में स्थानांतरित होने लगती है और स्थानांतरित होती हुई मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और मस्तिष्क पहले से एकत्रित सूचनाओं द्वारा इसकी तुलना करता है और यह पता लगा लेता है कि यह गंध अगरबत्ती की गंध है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फिर से देखेंगे, जब कोई अगरबत्ती जलती है तो वायु में विसरण प्रक्रिया द्वारा उसकी गंध हमारी नाक तक आती है। नाक में घ्राणग्राही तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनके द्रुमिकाओं की विशेष आकृति होती है, वे उसे ग्रहण कर कोशिका काय तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार गंध की सूचना तंत्रिका कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हुई मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और मस्तिष्क पहले से एकत्रित सूचनाओं द्वारा इसकी तुलना करता है और यह पता लगा लेता है कि यह गंध अगरबत्ती की गंध है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका नियंत्रण पूर्ण रूप से मेरु रज्जु द्वारा होता है, किंतु प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होने के बाद इसकी सूचना मेरु रज्जु मस्तिष्क को अवश्य रूप से भेज देता है। अब टॉपिक समाप्त होता है, परंतु यहाँ पर एक नोट्स है, उसको समझ लीजिए कि पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय नहीं होता है, इनमें केवल रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है, किंतु जंतुओं में दोनों प्रकार का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। फिर से बता रहे हैं जी, जंतु और पौधे दो प्रकार के जीव हैं। जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय और तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय दोनों होता है, जबकि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय होता है। इस बात को दिमाग में अंकित कर लीजिएगा, 1 नंबरिया में पूछता है। आप सक्रिय रूप से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि आप पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर हैं। आपके अगल बगल में, आपके संबंधी में, आपके हित दोस्त में आपके जैसे गंभीर और भी कोई विद्यार्थी होंगे तो उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। वे अभी कोचिंग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, इससे क्या होगा कि हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग कराते हैं, इसमें नोट्स बनवाते हैं, इसका फेयर कराते हैं, उनका नोट्स फेयर हो जाएगा और बोर्ड की तैयारी घर बैठे भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सब वीडियोस फ्री हैं, इसलिए आप सभी को इसके बारे में बताएं कि फ्री ज्ञान हमें बांटना चाहिए, इसलिए फ्री ज्ञान का लाभ उठाएं। पुनः आप सबको धन्यवाद।